अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन, अब जैसे अपन माध्य विचलन निकालना चाह रहे हैं किसी वैल्यू ए से, तो इसका फॉर्मूला बनेगा सभी वैल्यूज़ का ए से, जितने भी अपन की वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी उन सभी का ए से जो विचलन है। मॉड का मतलब है कि जो भी एक्स आई और ए का डिफरेंस है उसकी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब सिर्फ एक्स आई और ए का डिफरेंस, अपन ये नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर इस वैल्यू को अपन वेरिएबल मान के चलें तो इसका मीन आएगा, इसको अपन फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और उसमें अपन टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। अब यही अगर माध्य विचलन अपन को मीन से निकालना है तो ए की जगह पे अपन मीन रख सकते हैं। अगर माध्यिका से निकालना है तो ए की जगह पे माध्यिका रख सकते हैं। बहुलक से निकालना है तो ए की जगह बहुलक रख सकते हैं, इस तरीके से। इसी क्रम में विचलन के कुछ और माप काम में आते हैं, उनमें से एक है माध्य वर्ग विचलन। और माध्य वर्ग विचलन किसी वैल्यू से काउंट होता है, तो अपन लिखते हैं कि ए से माध्य वर्ग विचलन, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, माध्य वर्ग विचलन को अपन बोलते हैं मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसे है कि ए से माध्य वर्ग विचलन, अब ये नाम है माध्य वर्ग विचलन, अपन को इसी क्रम में और ठीक इसी तरीके से याद रखना है। याद रखने के लिए अपन थोड़ा ऐसे कोशिश कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले को याद रखने के लिए, कि विचलन देख रहे हैं अपन सभी वैल्यूज़ का ए से, जितने भी वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उन सभी का स्मॉल ए से जो डेविएशन है वो होगा ये, इन सभी का वर्ग। अगर इस वैल्यू को अपन वेरिएबल माने तो इसका अपन मीन निकालेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और उसमें अपन टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपन का फॉर्मूला होता है मीन स्क्वायर डेविएशन का। अब इसी से अपन एक और लिखते हैं, वो होता है अपन का रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में अच्छा एक और चीज़ देखो, जैसे इसमें ए से जो मतलब माध्य वर्ग विचलन है इसको अपन डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ए से माध्य वर्ग विचलन जो कि होता है अपन का एस स्क्वायर, स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन। अब रूट मीन स्क्वायर इसको हिंदी में बोलते हैं, रूट का मतलब मूल माध्य वर्ग विचलन। ये होता है अपन का एस, मतलब जो भी माध्य वर्ग विचलन है इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका रूट। तो एस इक्वल जो भी अपन को यहाँ पे मिला है, मतलब जो फॉर्मूला है इसका रूट पूरे का, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब ये सभी फॉर्मूले एक तो याद होने चाहिए। अब इनको खैर यूज़ में कैसे लेना है ये अलग बात है, पर इनके नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे ये तो सिर्फ माध्य विचलन है, तो माध्य विचलन में जो फॉर्मूला है वो ये है। वर्ग माध्य विचलन में अपन ऐसे निकालते हैं और मूल माध्य वर्ग विचलन अपन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब यही फॉर्मूले अगर अपन एक ही जगह पर एक्स बार लें, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, अगर अपन एक ही जगह पे एक्स बार लें तो जो माध्य वर्ग विचलन का फॉर्मूला है वो बनेगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब अपन ने एक ही जगह पे मीन को ले लिया, ए को किससे रिप्लेस कर दिया, मीन से, अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी कैपिटल एन। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला बनता है अपन के वेरिएंस का, जिसको अपन प्रसरण भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं अपन सिग्मा स्क्वायर से।
मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा ये किसका बनेगा, प्रसरण का। प्रसरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएंस। जितने भी अपन की डेफिनेशन वगैरह हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश ये मान के चलो दोनों बराबर रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे होता है कि जितने भी अच्छे राइटर्स की बुक है वो मोस्टली इंग्लिश में मिलती हैं, तो इसलिए हिंदी ठीक है चलो अपने सुविधा के लिए ज़्यादा सही है, पर अगर अपन को कोई टॉपिक और अच्छे से डीप में पढ़ना हो तो उसके लिए बेसिक जो नोमेनक्लेचर है वो तो आना ही चाहिए इंग्लिश में। इसलिए और ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये तो ये मान के चलो कि बहुत ऊपर ऊपर से है। खैर सेकंड ग्रेड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें बेसिकली फॉर्मूले यूज़ होते हैं, काम में तो फॉर्मूले ही आने, तो इसलिए सारे फॉर्मूले याद हों, बस अपन को इतना चाहिए। ठीक है। इसी को अगर अपन थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है समेशन 1/n समेशन fi xi² माइनस 1/n समेशन fi xi का होल स्क्वायर। ये थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहता है अगर किसी क्वेश्चंस में वैल्यूज़ दे रखी और उनको सॉल्व करना हो तो उससे वेरिएंस निकालना हो तो। खैर फिलहाल तो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं अपन। जब अपन ए को रिप्लेस करते हैं एक्स बार से तो अपन को मिलेगा वेरिएंस। इसी तरीके से अगर अपन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में ए को रिप्लेस करेंगे एक्स बार से, मतलब रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में इसके ए की जगह पे अपन क्या लिखें, एक्स बार, तब अपन को मिलेगा सिग्मा, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन या हिंदी में बोलते हैं इसको मानक विचलन। इसका नोटेशन होता है सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल रूट, पूरा सेम टू सेम फॉर्मूला, बस एक इससे रिप्लेस हो जाएगा मीन से, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये तो इनके फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूलों पे बेस्ड 2-3 और चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं। देखो माध्य वर्ग विचलन और मूल माध्य वर्ग विचलन ये भी ज़रूरी है, मैं से नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी नहीं है, पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये तो ये मान के चलो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया गया तो क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड आएगा। मतलब अगर छोटा सा भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा भी ट्विस्ट करना है तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ आराम से हो सकता है। इसलिए अब कुछ रिजल्ट के जैसे देख लो। अपन ने देख लिया एस स्क्वायर क्या होता है, अपन ने देख लिया सिग्मा स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अगर अपन एक डी को और डिफाइन करें, अपन मीन जब निकाला था तब अपन ने डी आई लिया था, अगर याद हो तो वो डी आई अपन ने लिया था एक्स आई माइनस ए लिया था लेने को, तो एक्स आई माइनस ए। अब थोड़ा थोड़ा इसी को याद रखते हुए अपन एक डी डिफाइन करते हैं एक्स बार माइनस ए। तो एस स्क्वायर अपन को पता है, सिग्मा स्क्वायर अपन को पता है, और डी क्या है, एक्स बार माइनस ए। तो एक रिजल्ट होता है कि एस स्क्वायर इक्वल सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखने में तो ये छोटा सा रिजल्ट है, पर इस रिजल्ट पे बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अपन से पूछे कि चर के किस मान पर एस स्क्वायर क्या है अपन का, एस स्क्वायर है अपन का माध्य वर्ग विचलन। एस स्क्वायर का मान न्यूनतम होता है। अब अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, पर जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो
पहली नज़र में तो देख के ऐसे लगता है कि अपन को नहीं पता है कि एस स्क्वायर का मान कहाँ पर मिनिमम होगा। तो ये देखने के लिए अपन वैसे तो खैर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ से अपन आसानी से देख सकते हैं एस स्क्वायर इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये फिक्स होती है। कोई भी अपन के पास डाटा दे रखा होगा उसका मीन फिक्स होगा, अगर मीन फिक्स हुआ तो सिग्मा स्क्वायर फिक्स हुआ। लेकिन ये जो डी स्क्वायर है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि डी क्या है अपन का एक्स बार माइनस ए। जैसे जैसे अपन ए की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे डी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो अगर अपन को एस स्क्वायर न्यूनतम करना है तो सीधी सी बात है भाई, अपन को डी की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू कम से कम हो, और डी किसके बराबर होता है एक्स बार माइनस ए। तो मैं ए का ऐसा क्या मान रखूँ कि इसकी वैल्यू कम से कम हो जाए, और जीरो से कम तो कोई क्या ही करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव में वैल्यू आ नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं लूँगा ए बराबर एक्स बार। जब मैं ए की वैल्यू लूँगा मीन के बराबर तो वहाँ से मुझे डी मिलेगा जीरो, डी स्क्वायर मिलेगा जीरो। तो एस स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर के, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। एक्स बार के अलावा ए की वैल्यू, ए को अपन अज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं कभी कभी, तो ए की वैल्यू में कुछ भी रखूं मुझे डी स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, और एस स्क्वायर की वैल्यू जो भी मिलेगी वो सिग्मा स्क्वायर से तो ज़्यादा ही मिलेगी। तो इसलिए मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू न्यूनतम होगी जब अपन ए की वैल्यू, ए कौन सा वाला जो इस फॉर्मूले में यहाँ पे काम में आया है, जब मैं ए की जगह पे एक्स बार काम में लूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मीन स्क्वायर डेविएशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अपन ने वेरिएंस का एक फॉर्मूला देखा था कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस की वैल्यू, इसके लिए एक और फॉर्मूला दिया जाता है 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। यहाँ पे समेशन आई पे लगता है, आई की वैल्यू जहाँ से भी जहाँ तक चल रही हो, माइनस 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब अगर याद हो तो आराम से देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिख रखा है ये किसके बराबर होता है, मीन के बराबर। ठीक है, तो एक बार इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लो। मतलब इसलिए नहीं कि डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, पर इसलिए कि समेशन के, अब जैसे यहाँ पर इस पूरे वैल्यू के ऊपर समेशन लग रहा है तो अपन समेशन को थोड़ा कैसे डील करते हैं इसके साथ में, वैसे देखो तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहाँ पे समेशन लगेगा आई इक्वल 1 to n। ठीक है, स्क्वायर को ओपन करेंगे अपन तो 1/n समेशन आई इक्वल 1 to n एफ आई, स्क्वायर ओपन किया तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है। तो एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार, स्क्वायर ओपन किया है। अब समेशन अपन अलग अलग कर देंगे, तो पहली टर्म अपन को मिलेगी 1/n समेशन एफ आई, लिमिट्स को बार बार नहीं लिख रहा, लिमिट वही चलती रहेगी, आई इक्वल 1 to n, कोई चेंज नहीं आएगा इन पे। एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्स आई स्क्वायर से। ठीक है, तो समेशन पहले लग गया इस पर, अब समेशन लगाएंगे सेकेंड टर्म पे, तो प्लस 1/n समेशन एफ आई एक्स बार का स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ आई इंटू 2xi एक्स बार। ठीक है, तो पहली टर्म एज इट इज़ 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, समेशन लग रहा है आई पे, ये तो कांस्टेंट है तो इसको अपन समेशन से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब समेशन से जो वैल्यू चेंज होंगी वो तो एफ आई की चेंज होंगी, एक्स बार तो हर टर्म में वही रहेगा।
तो इसको अपन अगर बाहर लें तो प्लस एक्स बार का स्क्वायर अपन ने बाहर लिया 1/n समेशन एफ आई माइनस, अब इस वाली टर्म में समेशन लग रहा है आई पे, तो एफ आई वाली टर्म समेशन के अंदर रहेगी, एक्स आई वाली टर्म समेशन के अंदर रहेगी, लेकिन अपन 2x बार को समेशन के बाहर ले सकते हैं क्योंकि इन पे समेशन नहीं चलेगा, ये हर टर्म में कांस्टेंट रहेंगे। 1/n समेशन एफ आई एक्स आई। अब कुछ चीज़ें देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई किसके बराबर होता है, अपन ने पहले देखा था समेशन एफ आई इक्वल एन, पहली टर्म कांस्टेंट समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस, मतलब अपन को बस ये देखते जाना है कि भाई समेशन के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसके बाद जो भी फॉर्म बन रही है उनको थोड़ा सा रिलेट करें कि ये पहले किसी के बराबर भी है क्या, ऐसे। तो n/n, सॉरी मैं एक्स यहाँ पे एक्स बार और आएगा, एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार और 1/n समेशन एफ आई एक्स आई, ये तो बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है जो कि किसके बराबर होता है, एक्स बार के बराबर, 2xi इंटू एक्स बार। तो 1/n समेशन एफ आई एक्स आई प्लस एन से एन कैंसिल, यहाँ से बचेगा एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा -2x बार का स्क्वायर, और एक्स बार का स्क्वायर -2x बार का स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा -x बार का स्क्वायर, तो 1/n समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ से बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1x बार का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 2x बार का स्क्वायर है, तो माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इस x बार की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं, तो ये जो टर्म है इसकी जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ एक्स बार का स्क्वायर यानी कि 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, वही चीज़ है, यहाँ से माइनस का एक्स बार का स्क्वायर बचेगा, तो एक्स बार के स्क्वायर की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, जो कि यही फॉर्मूला है। डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, अपन कैसे कर रहे हैं ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक क्वेश्चन ऐसे आने के चांसेस हैं, तुमको नंबर्स देके उनका वेरिएंस निकलवाएगा, इसके चांसेस कम है, तुमसे ये काम करवाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बल्कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये और ज़्यादा इजी होते हैं, बस करना आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट है, अब वेरिएंस का एक और रिजल्ट है, वो देखो, कि प्रसरण तथा मानक विचलन पर मूल बिंदु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब मूल बिंदु परिवर्तन क्या होता है, जैसे अपन का वेरिएबल चल रहा है एक्स आई, ठीक है, अपन ने एक्स आई की जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल लिया डी आई, जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को घटा करके, जो काम अपन करते आए हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु परिवर्तन, इतना याद रखो। एक्स आई की जगह पर कौन सा वेरिएबल काम में लेना, एक्स आई माइनस ए, इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु परिवर्तन या चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और एक और चीज़ देख लो, अगर अपन एक्स आई की जगह पर किसी ऐसे वेरिएबल को यूज़ लेते हैं जिसको कैलकुलेट करने के लिए अपन एक्स आई में डिवाइड करते हैं किसी से, जैसे याद हो तो जब अपन ने मीन को कैलकुलेट किया था तब अपन डी आई लेते थे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो जब अपन एक्स आई माइनस ए करते हैं तो ये तो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, और जब अपन एच से डिवाइड करते हैं
ये होता है चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो प्रसरण और मानक विचलन पर मूल बिंदु परिवर्तन का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन स्केल का प्रभाव पड़ता है। पहले इसको देखें। जैसे अपन के पास में सिग्मा स्क्वायर है 1/n समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन xi की जगह पे काम में लेंगे, ये अपन को याद होना ही होना चाहिए। xi की जगह पे काम में लेंगे di, जो कि होगा अपन का xi माइनस एक्स बार। ठीक है, अब जब अपन ने मीन पढ़ा था तब एक चीज़ देखी थी, या फिर इसको सीधे देखो, डी बार इक्वल एक्स बार, सॉरी यहाँ पे ए है, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। तो डी बार होगा मतलब वेरिएबल डी के करस्पॉन्डिंग जो मीन आएगा वो एक्स बार माइनस ए। ठीक है, तो वेरिएबल जब अपन डी आई लेंगे तब उसके लिए जो प्रसरण निकलेगा, मतलब वेरिएंस निकलेगा, उसको माना अपन ने क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन 1/n समेशन एफ आई। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स आई की जगह पे अपन वेरिएबल कौन सा लेंगे, डी आई माइनस वेरिएबल जो लिया है उसी का मीन डी बार का स्क्वायर। तो 1/n समेशन एफ आई, जो भी वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ के मान रखेंगे, डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए माइनस डी बार की वैल्यू है एक्स बार माइनस ए। देखो ये जो चीज़ है ना, ये अपन ने मीन में पढ़ी थी, इसको अपन ने ऐसे देखा था अगर याद हो तो, जब अपन डी आई लेते थे तब अपन का फॉर्मूला था वो ऐसे चेंज हो जाता था कि एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, या समेशन एफ आई की जगह एन भी लिख सकते हैं। तो डी बार इक्वल ए प्लस, ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर x वेरिएबल होता है तो अपन इसको x बार बोलते हैं, और अगर वेरिएबल डी आई है तो डी आई के करस्पॉन्डिंग तो ये मीन ही तो है, कुछ और थोड़ी है। तो ए को अपन इधर भेज देंगे, तो आर एच एस में बचेगा ओनली डी बार, और इधर हो जाएगा एक्स बार माइनस ए। इस तरीके से इसको देखते हैं अपन, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, स्क्वायर 1/n समेशन एफ आई। अब एक्स आई माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बार, माइनस माइनस प्लस ए, और इसका स्क्वायर, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, इधर मिलेगा अपन को समेशन 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के। तो इसका मतलब अगर अपन वेरिएबल डी लेके भी वेरिएंस को कैलकुलेट करें तब भी वो बराबर आएगा। ठीक है, दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो सिग्मा डी इक्वल सिग्मा, यानी कि ओरिजिन चेंज करने पर भी, ये तो अपन का ओरिजिनल वेरिएंस है और ये वेरिएंस है जब अपन ओरिजिन चेंज कर चुके हैं, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी और ओरिजिन चेंज करने के बाद मिला हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये अपने कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुमसे करना आना चाहिए। इसको एक बार खुद से करके भी देखना, मतलब ये जो काम है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन अपन को ऐसे क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं जिसमें अपन को ऐसा कुछ काम करना पड़े, इसलिए आना चाहिए। अब इस रिजल्ट को तो सीधे याद रख लें अपन, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब अपन एक्स आई की जगह पर कोई ऐसा वेरिएबल लें जिसको अपन कैलकुलेट करने के लिए उसमें किसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़े, तो यहाँ पे स्केल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्केल चेंज होने के बाद में जो अपन को वेरिएंस मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी अपन को एच स्क्वायर, एच कौन सा, जिससे अपन ने डिवाइड किया है, इनटू ओरिजिनल वेरिएंस।
इसको नोट कर लेना और याद रखना है इसको, ठीक है। वैसे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो भी अपन इसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत लेंगे अपन सिग्मा यू स्क्वायर से, जो कि अपन को मिलेगा 1/n समेशन fi। अब वेरिएबल कौन सा लेंगे अपन, u माइनस यू बार का स्क्वायर। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि यू बार कैसे आएगा, यू बार इक्वल एक्स बार माइनस a/h। ये काम भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये काम अपन ने ऐसे किया था कि जब अपन डी की जगह पर लेते थे xi माइनस a/h, तो तब अपन के मीन का फॉर्मूला आता था a प्लस समेशन fi di अपॉन कैपिटल एन या समेशन fi, एक ही बात है, इंटू h। तो ये जो चीज़ है देखो, वहाँ पे अपन डी लेते थे, यहाँ पे अपन ने यू लिया है, ठीक है। तो इसको भी यू ले लेना चाहिए, यू इक्वल समेशन fi माइनस h। तो डी की जगह पे भी यू कर लेंगे अपन, ठीक है। तो x बार इक्वल a प्लस, अब वेरिएबल यू के लिए ये भी तो मीन है, तो ये हो जाएगा यू बार इंटू एच। अब इसको यू बार के लिए कैलकुलेट कर लें अपन, तो ये वापस से वही मिलेगा x माइनस a/h, ठीक है। या फिर इसमें सीधे देख सकते हैं अपन, जहाँ जहाँ भी आई है वहाँ पे बार लगाते हैं, ऐसे कुछ। खैर, तो वापस से अपन यू की वैल्यू और यू बार की वैल्यू रखेंगे और जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन को रिजल्ट कौन सा मिलेगा, ये वाला। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि वेरिएबल u के लिए जो वेरिएंस है वो वेरिएंस x वाले वेरिएंस के बराबर नहीं है, बल्कि उसका h स्क्वायर का मल्टीपल है, ठीक है। मतलब वेरिएंस पे या स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल को चेंज करने का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इतना याद रखना है। कभी कभी ये सवाल हो सकता है सीधे भी पूछ लें कि प्रसरण तथा मानक विचलन पर मूल बिंदु के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु स्केल परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, अपने पास कोई समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस nd, a प्लस 2nd। अपन को इस सीरीज के लिए मीन निकालना है। तो इस सीरीज के लिए अपन मीन कैसे निकालेंगे, सभी सीरीज के सभी वैल्यूज़ का सम और इनका जितना भी टोटल नंबर है, तो इन सभी को जोड़ेंगे अपन, a प्लस टी प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू a प्लस 2nd अपॉन इस पूरी सीरीज़ में टोटल टर्म कितनी होंगी, तो अपन देख सकते हैं d 2d 3d से लेके 2nd तक। तो इस वाली टर्म से लेके और यहाँ तक टोटल टर्म है 2n और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म हो गई 2n प्लस 1, ठीक है। इन सभी को आपस में जोड़ना है, तो अपन जोड़ेंगे a प्लस a अप टू a। एक a अपन को मिलेगा यहाँ से, फिर एक मिलेगा यहाँ से, एक a मिलेगा यहाँ से। इस तरीके से अपन को जो टोटल a मिलेंगे, ये टोटल मिलेंगे अपन को 2n माइनस 1 टाइम, ठीक है। प्लस अब d को, इस पूरी सीरीज़ में दो ही चीज़ तो है, जितने भी पद हैं उनमें एक तो a है और एक d है। तो a जोड़ लिया अपन ने, d को अपन एक साथ जोड़ लेंगे, d प्लस 2d प्लस 3d प्लस अप टू 2nd अपॉन में है टोटल नंबर 2n प्लस 1। तो a को 2n प्लस 1 बार जोड़ने के बाद में यहाँ पे मिलेगा अपन को 2n प्लस 1 इंटू a। ये ऐसे जैसे अपन a 4 बार जोड़ेंगे तो अपन को 4a मिल जाएगा। तो 2n प्लस 1 बार अगर जोड़ेंगे तो अपन को ये मिलेगा।
प्लस इन पूरे सीरीज़ में से अपन डी को अगर कॉमन ले ले तो अपन को मिलेगा 1 + 2 + अप टू 2n अपॉन 2n + 1। ये इसको ऐसे लिख लो पहले, 1 अपॉन 2n + 1, मतलब इसको आगे लिख लिया। और यहाँ से मिल रहा है अपन को 2n + 1 इंटू ए प्लस डी इंटू, अब सीरीज़ का सम होता है अगर 1 + 2 + से लेके n तक कोई सीरीज़ चल रही है तो उसका सम होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2। तो अगर n तक चले तो ये सीरीज़ चल रही है 2n तक, तो इस पूरी सीरीज़ का सम होगा 1 + 2 + से लेके 2n तक का 2n इंटू 2n + 1 अपॉन 2। जैसे अपन यहाँ पे करते हैं ना n इंटू n + 1 अपॉन 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे n की जगह पे 2n है तो 2n इंटू 2n + 1 अपॉन 2 इस तरीके से। तो ब्रैकेट के बाहर ये जो 1 अपॉन 2n + 1 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 1 अपॉन ए, अपॉन में आ जाएगा 2n + 1 प्लस डी इंटू 2n + 1 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में आएगा 2n + 1। 2n + 1 से 2n + 1 कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो अपन को मिलेगा a + ND, जो कि अपन का मीन होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं की 3 संख्याएं कैसी हैं, एक तो पॉजिटिव है और पूर्ण संख्या है तीनों ही, जिनमें से कोई 2 संख्याएं समान नहीं है, उनकी माध्यिका है 5। इन पूर्णांकों के समांतर माध्य का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो इन्होंने बोला हुआ है कि 3 धन और पूर्णांक संख्याएं, तो माना अपनी 3 धन और पूर्णांक संख्याएं हैं a, b और c। ठीक है, ये कैसी हैं, एक तो पॉजिटिव है और बाकी ये होल नंबर्स में से है, मतलब पूर्ण संख्याओं में से है। इनकी माध्यिका 5 है। अब अपन को अगर 3 एंट्रीज दे रखी है, 3 वैल्यूज़ दे रखी है, तो इनकी अपन माध्यिका कैसे निकालते हैं। इनको सबसे पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं और जो बीच में लिखा होता है वो अपनी माध्यिका होती है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये अपन के असेंडिंग ऑर्डर में ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा और सी उससे बड़ा। ठीक, अब अपन ने इनको बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया, तो जो बीच में लिखा होगा वो अपन की माध्यिका होगी। तो इस हिसाब से बी कितना होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब 3 वैल्यूज़ हैं ए, 5 और सी। इन्होंने आगे बोला हुआ है कि इन पूर्णांकों के समांतर माध्य का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। अब अपन को 3 एंट्रीज ए, 5 और सी की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ये देखें इनके समांतर माध्य की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, इनका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी की वैल्यू अपन ने देख ही लिया कि जो बीच में लिखा होता है वो माध्यिका होती है, और बीच में कौन लिखा हुआ है, बी, तो बी माध्यिका होनी चाहिए। इसका मतलब बी = 5 प्लस सी, सभी एंट्रीज का सम, और इनके टोटल नंबर कितना है 3, मतलब टोटल 3 एंट्री है इसलिए अपॉन 3। अपन चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी मिले अपन को, मिनिमम। तो थोड़ा सा दिमाग तो अपन भी लगा ही सकते हैं कि अपन यही तो चाहेंगे कि इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो ए भी सबसे छोटा हो और सी भी जितना पॉसिबल हो उतना छोटे से छोटा ले अपन। अब मजबूरी अपनी ये है कि ये सभी अपन को पॉजिटिव भी लेने पड़ेंगे और ये सभी अपन को होल नंबर्स में से लेने पड़ेंगे। तो कोशिश करते हैं अपन कि ए को 0 ले लेते, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव बोला हुआ है इसलिए ए को अपन को 1 लेना पड़ेगा, 0 नहीं ले सकते। ठीक है, और होल नंबर्स हैं इसलिए 0 और 1 के बीच में भी नहीं ले सकते। अब सी अपन लेना चाहें तो अपन कोशिश ये करते हैं कि सी को भी 1 ले, लेकिन ये दोनों संख्याएं समान नहीं है। फिर अपन कोशिश करते हैं कि सी को 2 ले, तो 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि सी की जो वैल्यू है ये अपन पहले ही बोल चुके हैं कि सी बी से बड़ा होगा, तभी तो अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया था। तो 5 के बाद में अगली जो होल नंबर है वो है 6, तो अपन को ए को तो लेना पड़ेगा 1, बी अपन का जब अपन ने इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाया तो बी अपन का आया 5, और सी की वैल्यू अपन को लेनी पड़ेगी 6। तो इनका जो मिनिमम अरिथमेटिक मीन है वो मिलेगा 1 + 5 + 6 अपॉन 3 इक्वल 1 + 5 = 6 + 6 = 12, 12 अपॉन 3 = 4। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 4। ठीक है, अब इस वाले सवाल में
जो भी चीज़ इन्होंने दे रखी थी कोई इतनी खास मुश्किल नहीं थी। सवालों में ये जो चीज़ें दे रखी होती है ना कि धन पूर्णांक संख्याएं होंगी फलाना ढिका, इन पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन इन पे गौर नहीं करें तो अपन एक ही वैल्यू सीधी सीधी जीरो लेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो जीरो भी आता है। तो सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही उसको सॉल्व करें। ठीक है, आगे इनके क्वेश्चन से टेलीग्राम पे डाल दूँगा।